Yes, beta. In last class, we learned about hydrogen spectrum. So what we had learned about hydrogen spectrum, we learned that कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो रेडिएशन रिलीज करता है, तो वो वेवलेंथ अलग अलग बनेगी, तो वो इस हिसाब से हमने उसकी डायग्राम बनानी है। तो मैंने इसके ऊपर बताया था, क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि भाई मान लो आपका इलेक्ट्रॉन 6th लेवल से नीचे गया या 10th लेवल से नीचे गया तो कितनी लाइंस बनेंगी। तो इसका करने के दो तरीके हैं, या तो डायग्राम बनाओ या आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला करना ज़्यादा इजी है क्योंकि डायग्राम बनाने में गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये आपने लिखना है। फिर कई बार ऐसा पूछा जा सकता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में N1 सीरीज किसने डिस्कवर की थी, तो वो उसको नाम आप याद रखो यहाँ से N2 N3 इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ कि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, बट हमें बहुत सारी लाइंस क्यों मिलती हैं। ये एक जनरली क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देन व्हाई वी शुड गेट 1 लाइन बट वी आर गेटिंग मैनी लाइंस, व्हाई। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक लाइन क्यों नहीं मिलती। तो इसका आंसर है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेक्ट्रम का तो वी टेक हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब मैनी हाइड्रोजन, मैनी हाइड्रोजन मतलब मैनी इलेक्ट्रॉन, मैनी इलेक्ट्रॉन मीन्स मैनी लाइंस। सो ये आपको थ्योरी बनाने आनी चाहिए। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो आप बोलो कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी टेक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन मैनी एटम्स एंड हेंस मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हेंस वी गेट मैनी लाइंस। अब हम आज एक इक्वेशन करेंगे। वो इक्वेशन क्या है कि जब ये रेडिएशंस बनती हैं अलग अलग वेवलेंथ की, तो इन वेवलेंथ में एक रिलेशन दिया हुआ है जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो अलग अलग शेल में। जैसे 6 शेल से फर्स्ट शेल पे गया, आपका सेकंड पे गया, अलग अलग शेल पे जो ये रेडिएशंस जा रही हैं इनकी वेवलेंथ का रिलेशन, ये रिलेशन दिया था हमें रिडबर्ग ने। सो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग इक्वेशन क्या है, v बार मतलब 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r, r को कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n1 का मतलब है इनिशियल पोजीशन और n2 का मतलब है फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान में रखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। ये अपनी बुक देखोगे आगे तो आगे इसकी डेरिवेशन भी आएगी जब हम आगे जाएंगे। तो v बार और 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 माइनस 1 बाय n2, इनिशियल और फाइनल कहते हैं। यूनिट है पर सेंटीमीटर इनटू z स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब एटॉमिक नंबर। अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है, यानी z की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये z लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन पे किया है तो जनरली हाइड्रोजन पे आएगा। अगर कोई और आ जाए तो इस तरह से। तो जो रिडबर्ग इक्वेशन है वो क्या रिलेशन देती है, रिडबर्ग इक्वेशन वेवलेंथ का रिलेशन देती है बिटवीन डिफरेंट शेल्स। देखो अगर आप डायग्राम देखोगे तो अलग अलग शेल में रेडिएशंस आ रही हैं, तो अलग अलग शेल की वेवलेंथ रिलेशन कौन देता है, रिडबर्ग इक्वेशन। इसकी हम डेरिवेशन आगे पढ़ेंगे और आप अपनी बुक से भी देख सकते हो जब हम बोहर्स मॉडल करेंगे। तो रिडबर्ग इक्वेशन 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय अपना r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और ये है जो r है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 109677, ठीक है, पर सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ करके ना आप इस तरह से ले सकते हो, जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं ना उसके बेस पे से राउंड ऑफ कर लो, ये भी ले सकते हो। देखो कैसे 1 2 3 4 5, तो 10 1.09677 इंटू 10⁵, उसको राउंड ऑफ कर लो तो 1.1 आ जाएगा इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। तो या आप ये वैल्यू यूज कर लो या ये यूज कर लो, आप वहां साइड पे जरूर लिखना कि आपने क्या किया हुआ है। जनरली ये वैल्यू यूज करते हैं तो इसको राउंड ऑफ करके हम ऐसे ले सकते हैं। देखो ऑन जनरल बेसिस n2 की वैल्यू ज्यादा लेनी है और n1 की कम लेनी है। ऑन जनरल बेस मतलब जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है तो जनरल बेसिस पे n2 की वैल्यू जो है बड़ी वाली लेनी है और n1 की कम लेनी है ताकि आपका आंसर पॉजिटिव में आए। बट एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल में ये चीज है
जो आपने यूज करना है एक्चुअल में, बट जनरल बेसिस पे हम ये करेंगे। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो हम आपके नंबर नहीं काटेंगे कि आप n2 को बड़ा रखो और n1 की वैल्यू छोटी रखो जो भी दी होगी, जिससे आपका आंसर पॉजिटिव में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैसे एक्चुअल में ये कंसेप्ट है, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन होती है रेडिएशन की तो n2 बड़ा लेना है। वैसे क्या कंसेप्ट है कि n2 बड़ा छोटा कब लेना है, f मतलब n2, देखो nf मतलब n2 है और n इनिशियल मतलब n1 है। इस चीज को आप समझना जरा ध्यान से। तो ऑन जनरल बेसिस n2 हमने बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, तो ये ज्यादा इजी रहेगी, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। In the parenthesis in the positive and energy absorb. On the other hand, in case of emission, यानी emission हुई है, light loss हुई है, तो initial की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, final की कम होनी चाहिए। डेल्टा E is negative and energy is released. तो एनर्जी रिलीज को मतलब हम कहते हैं डेल्टा E नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज, पॉजिटिव मतलब एनर्जी गिवन। ठीक है, तो एनर्जी गिवन एब्जॉर्प्शन, एनर्जी रिलीज मतलब एमिशन। खैर इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी आप मोटा मोटा ये याद रखो। तो देखो हमारी जो रिडबर्ग इक्वेशन बनी, ये बनी वेव नंबर 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन, बता रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन, पर सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जो हमारी r की वैल्यू है ये है 109677 पर सेंटीमीटर है रिडबर्ग कांस्टेंट में। अब मैंने इसको बोला आप इसे राउंड ऑफ कर लो, तो 1.09677 इंटू 10⁵ हो गया। तो अब इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लो तो 1.1 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर बन जाएगा। तो आपने अगर ये वैल्यू यूज करनी है तो आपने लिखना है कि आप राउंड ऑफ ले रहे हो, नहीं तो ज्यादातर बुक्स में यही वाली वैल्यूज ली जाती है, सिंपल ये वाली वैल्यू आपको ज्यादातर बुक्स में मिलेगी। सो रिडबर्ग इक्वेशन किस चीज का रिलेशन बताता है, रिडबर्ग इक्वेशन स्पेक्ट्रम में अलग अलग शेल्स की जो वेवलेंथ है उनके बीच में रिलेशन बताता है, यानी ये रेसिप्रोकल में आता है आपका वेवलेंथ। इस चीज को आप ध्यान में रखें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमें ये चीज समझ में आ गई। रिडबर्ग इक्वेशन आप याद कर लो, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, समझते हैं। और बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बेटा प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो देखो अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अंडरगो ट्रांजिशन from an energy level 4 to energy level 2, energy level 4 to energy level 2, what is the color। अब जो ये कलर वाला पार्ट है ना, ये तो रट्टा लगाने वाला पार्ट है, तो हमें कलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, कलर के बारे में चिंता ना करना, जो मैंने आपको विजिबल स्पेक्ट्रम बताया है ना उसमें वैल्यू देख के कलर बता सकते हो, बट हमें कलर जनरली नहीं पूछेंगे क्योंकि वो वैल्यू याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो क्या किया, यहाँ पे आपको n4 और n2 दिया, तो मैंने बताया कि n2 आप बड़ी वाली वैल्यू ले लेना और n1 आप छोटी वाली वैल्यू ले लेना ताकि आपका आंसर पॉजिटिव में आए। अब आप रिडबर्ग इक्वेशन लगा लो, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ये क्वेश्चन कब कहना है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो वेवलेंथ का रिलेशन ही है, तो वहां से हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं। तो 1/λ r की वैल्यू जो इन्होंने ली है वही ले लेते हैं, 109677 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। मैं अभी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना। देखो आप ये सारा यहाँ से हम वैल्यू उठा लेते हैं, ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं, इन्होंने सॉल्व किया ये आया। तो आपका कैलकुलेशन अगर आपने छोटा करना हो ना, तो यहाँ पे आप साइड पे लिख लो कि मैं 109677 को 1.1 लेने जा रहा हूँ इंटू 10⁵। यहाँ पे लिख लो कि मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, फिर आपका टीचर नंबर नहीं काटेगा। फिर ऐसे करो 1.1 इंटू 10⁵ 12/64। तो आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/λ, आपका जो भी यहाँ से आ जाए। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, पता क्या गड़बड़ करते हैं, 1/λ तो निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके उसको उल्टा करना भूल जाते हैं, क्योंकि आपका आंसर रिवर्स आएगा, क्योंकि आपने लैम्डा निकालना है, 1/λ नहीं निकालना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 64 ऊपर 12 नीचे और 1.1 इंटू 10⁵ भी नीचे। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए।
64/12 इंटू 1.1 और पावर ऊपर ले जाओ 10⁻⁻5। इसे डिवाइड कर लो, अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई। इसे डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा। अगर 1/λ निकालोगे तो पर सेंटीमीटर आएगा, है ना। ये आपका पर सेंटीमीटर है। लैम्डा निकालोगे तो उल्टा हो गया, तो सिंपल आपका सेंटीमीटर आएगा। कर लो बेटा इसे कॉपी, जस्ट कॉपी इट। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने रिडबर्ग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। अब हम अपनी डिस्कशन ले चलते हैं आगे, और अगला हमारा टॉपिक आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो आपकी बुक में एक टॉपिक मिलेगा। टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बड़ा ही इजी टॉपिक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक बॉडी, तो आपने सुना भी होगा। वैसे बता देता हूँ हल्का सा। ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट है जो हर तरह की लाइट वेव को एब्जॉर्ब कर ले और बाद में उसको एमिट करे। जैसे मून है, तो मून सन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और रात होने पे हमारे अर्थ पे भेजता है, तो वो ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि ब्लैक है, ब्लैक बॉडी का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और बाद में रिलीज कर दे। तो इसे आप खुद पढ़ेंगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉलेज के लिए जरूरी है। अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, देखो व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये है ना रेडिएशंस के ऊपर है। लाइट, जैसे हमारे पास ट्यूब से लाइट आती है या सन से आती है, तो ये सन रेडिएशंस के ऊपर बनाई हुई कुछ थ्योरी है जो हम याद रखेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो लाइट एनर्जी, यहाँ पे बता रहा हूँ, सन से जो हमारे पास लाइट एनर्जी आती है, मान लो आप यहाँ बैठे हो, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं आती, ये डिसकॉन्टिन्यूसली आती है। मतलब एक्चुअल में ये इस तरह से आती है, इस तरह से डिसकॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली नहीं आती। अब अगर हम सोचें तो भाई हमें तो कभी ऐसा लगता नहीं, हमें तो अंधेरा दिखता नहीं, हमें तो हर टाइम रोशनी दिखती है, क्यों ऐसा होता है? तो ये कहता है कि जो ये लाइट आती है ना, एक पैकेट की फॉर्म में आती है। लो ये मैंने पैकेट बना दिए, तो जैसे ये पैकेट आया हमारे पास, इसके खत्म होने से पहले अगला पैकेट आ जाता है, तो हमें अंधेरा पता ही नहीं चलता। अच्छा, ऐसे ही इसके खत्म होने से पहले अगला पैकेट आ जाएगा, उसके खत्म होने से पहले अगला पैकेट आ जाएगा। हमें अंधेरा कब पता चलेगा? जब यहाँ से पैकेट आने बंद हो जाएंगे तब। जैसे रात में पैकेट आने बंद हो जाते हैं तो अंधेरा फील होता है। दिन में भी लाइट हमारे पास कॉन्टिन्यूसली नहीं आती, एक पैकेट की फॉर्म में आती है डिसकॉन्टिन्यूसली। बट हमें वो डिसकॉन्टिन्यूटी पता नहीं चलती, क्यों? क्योंकि एनर्जी पैकेट की फॉर्म में आती है और उस पैकेट की एनर्जी खत्म होने से पहले अगली पैकेट आ जाती है, तो इसलिए हमें डिसकॉन्टिन्यूटी पता नहीं चलती। और जो ये लाइट एनर्जी आ रही है, इसको हम कहते हैं फोटोन। सनलाइट के केस में कहते हैं फोटोन। जो लाइट एनर्जी सन से आ रही है हमारे पास, ये एनर्जी पैकेट, इसको कहते हैं फोटोन। और ट्यूब लाइट के केस में, जो ट्यूब लाइट या सन को छोड़ के जहां और से भी हमें कहीं से लाइट मिले, उसे कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। ठीक है, तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटा। सनलाइट के केस में क्या बोलेंगे? फोटोन। लो एक बार दोबारा सुनो क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी थ्योरी है, लिख लो साथ के साथ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो सन रेडिएशंस हमारे तक आ रही हैं, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं आती, एक पैकेट की फॉर्म में आती है, और इस पैकेट को कहते हैं फोटोन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भी हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो कॉन्टिन्यूसली लगता है। तो हमें कॉन्टिन्यूसली क्यों लगता है? कि एक पैकेट आया, उस पैकेट की एनर्जी खत्म होने से पहले अगला पैकेट आ जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलती डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी कब पता चलेगी? जब सन से आना बंद हो जाए। जैसे ट्यूबलाइट बंद कर दो तो लाइट आनी बंद होगी, फिर पता चलेगी। वैसे हमें पता नहीं चलती क्योंकि पैकेट खत्म होने से पहले अगला पैकेट आ जाता है, एनर्जी पैकेट। अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो लाइट एनर्जी आ रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। समझते जाओ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ये एनर्जी पैकेट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो एनर्जी ज्यादा। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.627। बड़ी लंबी वैल्यू है, मैंने राउंड ऑफ में लिख दी है। 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जितना बता रहा हूँ उतना ही याद करना, ठीक है, अच्छे से। तो जो हमारे पास ये फोटोन आता है, या जो हमारे पास एनर्जी पैकेट आती है,
एनर्जी पैकेट की एनर्जी को हम ई सिंबल देते हैं, और जो एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और ये लाइट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। देखो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ को न्यू भी कहते हैं, याद आया। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज एफ, तो एफ इज C बाय लैम्डा। इसे याद रखना, ये डेरिवेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, न्यू जो है ये, सो जस्ट टेक केयर। तो लाइट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, अगर कोई आपसे पूछे लाइट एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखो कितना आसान है, ये है एक फोटोन। अगर एक से ज्यादा फोटोन हो, थर्ड पॉइंट कहता है अगर मोर देन वन फोटोन हो, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू लगा लो और एन की वैल्यू डाल लो, नंबर ऑफ फोटोन। एन की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ फोटोन्स। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझाता हूँ क्या होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फिर आगे चलते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो सन रेडिएशंस हम तक आ रही हैं वो एक पैकेट की फॉर्म में आती हैं, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, क्वांटा। और सनलाइट के केस में उसे हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। क्वांटा मतलब बहुत सारे फोटोन, ठीक है, फोटोन सनलाइट के केस में। और जो लाइट एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब एनर्जी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, और साथ में कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। एक से ज्यादा फोटोन होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, अगर एक से ज्यादा फोटोन होते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so you can learn this, very very important. Now we are moving on another topic. बेटा आप लोग साथ में ना नोट करते रहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होना है। और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू फॉर्मूला लगा लो बस। फोटोन आ गया ना, तो फोटोन मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू, तो 1 मोल मतलब एक से ज्यादा है तो एन एच न्यू लगा लिया। ऑफ रेडिएशन लाइट है, हुज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 5 इंटू 10⁻14। एच आपका कितना है हमें पता है, एन निकालना है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल, और एन की वैल्यू दी हुई है 1 मोल, तो बस सॉल्व कर देते हैं। E इज, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो लगाओ जी सॉल्व करो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34, इतना ही था ना जो हमने पीछे पढ़ा था। और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 इंटू 10⁻14। तो अब आप इसे सॉल्व करो, 1 मिनट देते हैं, सॉल्व करो, सॉल्व योर। हाँ जी, तो होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन क्या होता है, कई बच्चे तो ये कैलकुलेशन देख के बेहोश हो जाते हैं, आधे बच्चे तो, जबकि ये कैलकुलेशन इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो बड़े आराम से होता है। देखो कैसे करो, इसको ना राउंड ऑफ ले लो, मतलब यहाँ पे तो पूरा ही दिखाओ, साइड में कहीं कैलकुलेशन करोगे ना तो राउंड ऑफ में कर लो। तो इसको 6 ले लो, है ना, बोल दो राउंड ऑफ में, कोई दिक्कत नहीं है करने में, इसे 6 ले लो, इसे 6.6 ले लो, फिर इंटू 5। अब क्या करो 10⁻23 माइनस 34 प्लस 14 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है, तो प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, तो ये हो गया 23 14, ये हो गया आपका 37 माइनस 34 3 आ गया आपका, 3 आया ना। तो बस 6 इंटू 6.6 इंटू 5 इंटू 10⁻3। अब इसे सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1.99 के करीब आना चाहिए मेरे हिसाब से, इंटू 10⁻3 जूल्स। इन्होंने किलो जूल में निकाला है ना, तो वो पावर इसी में एडजस्ट कर दी। तो ये चेक कर लेना कि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है या कितना आ रहा है। सो यू कैन क्रॉस चेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आ जाए यहाँ पे, आपका जो भी आंसर आ जाए मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब आपके सामने देखो कैलकुलेशन बड़े इजी तरीके से कर ली। अब बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, बुक में जो आंसर दिया है ना उसको देख के करने की कोशिश करेंगे। कभी भी बुक का आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला लिखो, खुद सॉल्व करो, सिर्फ आंसर मैच करो, उनके स्टेप नहीं देखने। क्योंकि अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले E इज इक्वल टू एच न्यू लगाया,
बाद में n मल्टीप्लाई किया, तो इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी? जब 1 मोल है तो एक से ज्यादा फोटोन है ना, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लास्ट वाला, सॉल्व कर लो। अगर वो बोलते 1 के लिए निकालो तो ये लगाते, अब बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, ये n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन दिया हुआ है तो मतलब एक से ज्यादा है, तो 1 मोल है तो एक से ज्यादा है, तो बस ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, और देखना मेरे समझाने के बाद भी ये मिस्टेक करेंगे, मतलब कई बच्चे फिर भी नहीं सीखना चाहेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 100 वॉट बल्ब एमिट, मतलब आपको पावर दी हुई है 100 वॉट पावर, और मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, मतलब एन निकालने, एमिटेड पर सेकंड, एमिटेड पर सेकंड मतलब एक सेकंड के हिसाब से। अब आप देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। आपका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एन एच न्यू, और हमें पता है, इसे इक्वेशन 1 कर दो, हमें पता है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ मतलब न्यू लैम्डा, पता चल गया ना, ये यही होता है न्यू लैम्डा, मतलब यहाँ पे ना करके ना मैं अलग से लिख देता हूँ, और C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। अब लाइट है, लाइट है ना, तो लाइट में C की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ हो जाएगी। लैम्डा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पूछा है नंबर, तो n तो हम निकाल देंगे, E नहीं दिया, तो E देखो कैसे आएगा। यहाँ पे हम 10th की नॉलेज यूज करेंगे। हमने 10th में पढ़ा हुआ है पावर इज वर्क डन बाय टाइम, मतलब इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, पावर ये वॉट होती है इसकी यूनिट, और वॉट होता है जूल सेकंड। 100 वॉट का मतलब निकाल लेंगे, 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड, ये लो, लास्ट में यही बोल रहा है, पर सेकंड ही बोल रहा है, यानी एनर्जी कितनी आ गई, जूल इज एनर्जी पर सेकंड, यानी ये ई है, यानी जो ई है वो कितने के बराबर है, 100 जूल्स। लो समझो ध्यान से मैंने क्या समझाया, यहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं, समझना ध्यान से। यहाँ पे हमें पावर दिया हुआ है 100 वॉट, एनर्जी नहीं दी, तो हमने 10th क्लास की नॉलेज लगाई, 10th में पढ़ा है पावर वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन बाय टाइम होता है जूल बाय सेकंड, तो जूल बाय सेकंड लगाया, जूल मतलब एनर्जी यानी 100 जूल। बस अब आप सॉल्व कर लो, लगा दो, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, so 100 is equal to n is equal to 6.6 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ divided by 400 into 10⁻⁹। अब यहाँ से n निकालो, आपको 1 मिनट देता हूँ, निकालो, बताओ मुझे आंसर, यूज योर। लो देखो अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना आपका कितना आता है, अगर उसके आसपास भी आए तो नंबर हम काटते नहीं है, दे देते हैं, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए होता। तो इसका बुक में जो आंसर है 2.01 इंटू 10⁻, अप्रोक्सीमेटली है 20 पर सेकेंड, 20 पर सेकेंड, ठीक है, यानी इतना आपकी जो है फोटोन्स बनेंगे पर सेकंड, इतने बनेंगे। तो आपने देखना है इसका कंसेप्ट, यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट यही था कि हमें पावर दिया है और हमें एनर्जी चाहिए, तो हमने 10th का कंसेप्ट यूज किया, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम यानी एनर्जी पर सेकंड, तो 100 जूल पर सेकंड यानी 100, तो हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, साथ साथ नोट करते रहो, साथ साथ नोट करते रहो और अपना दिमाग लगाते रहो। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है टॉपिक का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ये एक्चुअल डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इस डायग्राम को देखने से पहले यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक मेटल सरफेस है, मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, मैंने एक ही दिखाया, लाइट फॉल हुई तो लाइट एक वेव की फॉर्म में आती है, लाइट फॉल हुई, तो लाइट फॉल हुई तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब एनर्जी को कहते हैं ई नॉट, और जो एनर्जी आ रही है उसे कहते हैं ई। एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल गया, मूव कर गया, हिल गया मतलब मूव कर गया, मूव करने को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी।
बस इसी कंसेप्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट पड़ी किसी मेटल पे और मेटल का इलेक्ट्रॉन मूव हो गया और आपकी वो बल्ब जल गया या रीडिंग मिल गई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है। इसी जैसे आपने देखा होगा सोलर सेल, वो इसी कंसेप्ट पे तो काम करते हैं सोलर सेल। यही कंसेप्ट होता है, लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उससे बैटरी चार्ज हो जाती है और आप अपने घर पे उसे यूज कर सकते हैं, फैन बल्ब कुछ भी चला सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, जरा लिखो डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन होती है व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल हो रही है, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस ejection of electrons occur. Suitable frequency of light falls on metal surface, ejection of electron occurs. तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बना, E एनर्जी फॉल हुई और उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गई, उसे हमने नाम दे दिया E नॉट, और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, जो एब्जॉर्ब हो गई ना उसे थ्रेशोल्ड कहते हैं, और बाकी किस में चेंज हो गई, मूव कराने में, काइनेटिक एनर्जी। तो E का फॉर्मूला होता है एच न्यू, ई नॉट का भी फॉर्मूला एच न्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जब एनर्जी अब्जॉर्ब हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी एब्जॉर्प्शन की, और जो ये फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हुई है ना थ्रेशोल्ड में, तो उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस ई नॉट को वर्क फंक्शन भी कहते हैं, याद रखना, कई बुक्स में ना वर्क फंक्शन आपको मिलेगा टर्म। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये वाली डायग्राम देखो, देखो ये डिटेक्टर है और ये मेटल है, लाइट फॉल हुई तो मेटल का इलेक्ट्रॉन मूव होकर यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया तो सर्किट पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा हो गया तो एमीटर में रीडिंग आएगी। तो कौन से मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं या जिनसे आपके ये सोलर सेल्स वगैरह बन सकते हैं, तो ये देखा जाता है पोटेशियम में, रुबीडियम में, सीजियम में, गैलियम एक्सेट्रा, और कई एलिमेंट्स हैं जहां पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मिलेगा। फिर से डेफिनेशन सुन लो और लिख लेना, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, मतलब लाइट फॉल हुई, उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी, यही डेफिनेशन है। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इजेक्शन मतलब मोशन, तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मूवमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जिन बच्चों का रह गया, जब वीडियो भेजूंगा तो पॉज करके लिख लेना मेरी बात सुन के, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब न्यूमेरिकल करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। चलो एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये इसका कुछ थ्योरी है जो आप पढ़ लेना कंसेप्ट, इसको रोक के, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे जस्ट रीड कर लेना, इफ देयर इज अ पॉइंट डिफिकल्टी देन टेल मी। अब एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, ये न्यूमेरिकल समझो ध्यान से। कह रहा है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट कितना है, 7.0 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है, और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस, और फ्रीक्वेंसी थी 1 × 10⁻15, ठीक है, हिट द मेटल सरफेस। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थ्रेशोल्ड वर्ड आ रहा है, तो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। E का फॉर्मूला है एच न्यू और ई नॉट का फॉर्मूला है एच न्यू नॉट। तो बस H कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट अंदर आ गया। H होता है कितना, 6.6 इंटू 10⁻−34। न्यू कितना है, न्यू है हमारा 10⁵, 1 इंटू 10⁻15 है ना, तो 10⁻15, और दूसरा है 7 इंटू 10⁻14। बस अब आप इसे सॉल्व करो, 6.6 इंटू 10⁻−34, इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल सकते हो, 10⁻14 कॉमन निकाल लो, तो अगर 15 में से 14 निकाल दिए तो 10 रह गए, -7 आ जाएगा। तो बस हो गया, 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻14 इंटू 3, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, ये 20 आ जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, मतलब 1.9 इंटू 10⁻−19 जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनो, क्वेश्चन पढ़ोगे
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब न्यू नॉट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगेगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब आप फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही बाहर निकाल दो। अगर सारी वैल्यू दी हो, बोलते वेलोसिटी निकालो, तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाते फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं वीडियो भेजूंगा तो आप प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है, जस्ट डू प्रैक्टिस। अब मैं उस पेज पे आता हूँ, बैक पेज पे, और इसको मैं पढ़ाता हूँ। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड in the experiment. Result number 1, the electrons are ejected from metal surface as soon as beam of light strike the surface. मतलब जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकल जाएगा। मान लो फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये पता कैसी चीज है, मान लो आपने किसी को धक्का दिया, तो धक्का अगर आपका ठीक ठाक है तो वो बंदा गिर जाएगा, अगर धक्का कम है तो वो नहीं गिरेगा। ऐसे ही है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी है जितनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकल जाएगा उसी टाइम पे, नो टाइम गैप के साथ। striking the light beam and eject the electron from the metal surface. Keep in mind, the number of electrons ejected is proportional to intensity of brightness. Brightness मतलब कि अगर आपके एनर्जी ज्यादा होगी एकदम से, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा फटाफट, एकदम से इलेक्ट्रॉन फटाफट निकलेगा, ठीक है। और अगर ब्राइट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो स्पीड भी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो ब्राइटनेस का यहाँ पे क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से आप ऐसे समझ लो कि एक साथ बहुत सारे फोटोन गिरा दो, एक फोटोन एक बार में आ रहा है, एक बार में बहुत सारे फोटोन गिरा दो तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में निकल जाएंगे। और फिर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फॉर एनी मैटर देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, हर चीज की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उतने से ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने बोला, ये बहुत सिंपल है, जब वीडियो भेजूंगा इसे पॉज करके आप पढ़ लेना, इट इज इजी। तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा।